हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये चैनल के ऊपर एनसीईआरटी के चैप्टर्स जो है आपके फिजिक्स के स्टैंडर्ड 12th उसके वन शॉट वीडियो लेक्चर। तो ये जो आज का वीडियो होने वाला है वो है आपका चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का वन शॉट वीडियो लेक्चर। पूरा का पूरा आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। तो इसके अंदर जो होंगे सारे के सारे डेरिवेशन विथ ऑल दी कंसेप्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग बस बेसिक बातें समझ लेंगे, पूरे के पूरे आपको डेरिवेशन एक साथ मिलेंगे। तो आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए तो आप नीचे टाइम स्टैम्प के ऊपर टच करके भी आप उस वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो हो सके तो पूरा वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वन शॉट वीडियो लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो चलो, पहला टॉपिक है आपका व्हाट इज अ चार्ज। चार्ज है क्या? जैसे किसी भी बॉडी के पास मास होता है अपना, ठीक है। तो मास है क्या? तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी वो जो जितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से बना है वो क्या है, उसका मास है, ठीक है। तो उसी तरह आपका चार्ज क्या है? तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है बॉडी के पास। अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो वो दूसरी चार्ज बॉडी को क्या कर पाएगा, अट्रैक्ट या रिपेल कर पाएगा। तो मैंने बस ये लिखा इधर कि अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर बॉडी। वो बॉडी के पास अगर चार्ज है तो चार्ज होने से उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जिस वजह से वो दूसरी चार्ज बॉडी को क्या कर पाएगा, अट्रैक्ट या रिपेल कर पाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, किसी की किसी भी बॉडी का चार्ज होने का मतलब है वो दूसरी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर पाता है या नहीं कर पाता, वो देख के हम लोग बता सकते हैं कि वो चार्ज बॉडी है क्या नहीं है, ठीक है। चलो, दूसरा है भी सिंपल है, टाइप्स ऑफ चार्जेस। दो टाइप्स ऑफ चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव के तौर पे हम लोग नॉर्मली जिसको मानते हैं वो है आपका प्रोटॉन और नेगेटिव हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस है, पर जो बेसिक फंडामेंटल चार्जेस है जो एटम के कंस्ट्रक्शन में होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, उसमें से हम लोग पॉजिटिव की अगर बात की जाती है जब भी तो हम लोग उसको प्रोटॉन के तौर पे मानते हैं, नेगेटिव के तौर पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को लेंगे, ठीक है। तीसरी बात, चार्ज ऑन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज चला जाए, यानी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज आ जाए तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी वो बॉडी को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या मानेंगे। सुनो, तो तीन तरह की बॉडीज हो सकती है। एक हो सकती है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, एक हो सकती है नेगेटिवली चार्ज बॉडी, एक हो सकती है न्यूट्रल बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, ठीक है। अभी आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि दो तरह के चार्जेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब मैं वर्ड यूज करता हूँ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ पॉजिटिव ही चार्जेस होंगे उसके ऊपर? तो उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। तो उसका मतलब क्या है, समझ लो। हमने ये लिखा है कि जब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की बात करते हैं तो उसके ऊपर दोनों चार्जेस प्रेजेंट होंगे। क्या होगा? दोनों चार्जेस उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, पर कंडीशन ये है कि उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव के कंपेयर क्या है, ज़्यादा है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर नेगेटिव से ज़्यादा है तो वो बॉडी क्या मानी जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। उसी तरह अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी की बात करें, नेगेटिवली चार्ज, तो किसी बॉडी के पास अगर चार्जेस जो है पॉजिटिव के कंपेयर नेगेटिव ज़्यादा है तो वो क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो कोई ये मत समझे कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी पे सिर्फ नेगेटिव चार्जेस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके ऊपर दोनों चार्जेस प्रेजेंट है, पर दोनों चार्जेस प्रेजेंट है पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव से क्या है, ज़्यादा। आप साइड में देख पा रहे हो कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन है, तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा है तो वो क्या बनेगी, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। उसी तरह अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, अभी न्यूट्रल होने का मतलब कोई ये नहीं समझे कि एक भी चार्ज नहीं है। अगर एक भी चार्ज नहीं होता तो एटम फॉर्म ही नहीं बन हो पाता और बॉडी कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो पाती। उसके ऊपर चार्जेस है पर उसके ऊपर नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज क्या है समझेंगे, बस इतना याद रखो कि जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने ही क्या है आपके पास, नेगेटिव चार्ज। तो किसी बॉडी के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही अगर प्रोटॉन्स है तो वो क्या माना जाएगा, न्यूट्रल बॉडी। क्या माना जाएगा, न्यूट्रल बॉडी। तो सिंपल है, नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज, दोनों चार्जेस सेम, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। चलो उसके बाद हाउ इज अ बॉडी चार्ज।
अभी देखो आपको क्वेश्चन ये होगा कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन ज़्यादा, वो तो समझ में आ गया, पर बॉडी चार्ज कैसे की जाती है, मतलब क्या करना पड़ेगा और उसके अलग अलग मेथड क्या है। ठीक है, तो सुनो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक है न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, मान लो कि न्यूट्रल बॉडी है, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन मान लो। ठीक है, मैं आपको ये बोलूँ कि मैंने किसी तरह इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। अभी अगर मैंने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है तो उसके अंदर प्रोटॉन्स ज़्यादा होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स कम होने चाहिए। ठीक है, अभी दोनों 10-10 थे पहले, तो उसके अंदर आप दो चीज़ें सोच सकते हो, या तो मैंने उसके प्रोटॉन बढ़ा दिए होंगे या तो मैंने इसके इलेक्ट्रॉन्स कम कर दिए होंगे। दोनों केसेस में अगर आप सोचोगे तो प्रोटॉन ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे उसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो क्या मुझे उसको प्रोटॉन देने पड़ेंगे या उससे इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे। तो सुनो क्या लिखा है इधर, ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर। अगर हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोटॉन्स को हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते। रीजन देखो, it takes a lot of energy to remove protons from a nucleus, thus only electrons are transferred while charging। तो किसी भी बॉडी को आपको अभी क्वेश्चन होगा कि क्यों नहीं होता ऐसा, तो समझ लो कि कोई भी जो बॉडी होती है आप समझो कि उसके अंदर मान लो, सुनो, ये मान लो कि एक स्फीयर है। ठीक है, उसके ऊपर कुछ चार्जेस है। तो चलो आप सुनो कि जो प्रोटॉन होते हैं आपके कहाँ पे होते हैं, प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। अभी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होते हैं, दूसरे में 2 होते हैं, वो आपके केमिस्ट्री में समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे सुन लो, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि चलो फॉर एग्जांपल इसको मुझे पॉजिटिवली चार्ज करना था। ठीक है, तो दो कंडीशन, या तो प्रोटॉन दे दो या तो इलेक्ट्रॉन ले लो। तो आप क्या करोगे, तो आप खुद सोचो कि क्या इसको प्रोटॉन देना इजी पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन लेना इजी पड़ेगा। तो सुनो, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है, बाहर की तरफ ऑर्बिट में है, और प्रोटॉन तो अंदर कहाँ पे, आपके न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ पे, न्यूक्लियस। तो आप खुद समझ लो कि आप जब एनर्जी उसको दोगे, यानी आप जब उसको प्रोटॉन दोगे तो आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा, पूरा न्यूक्लियस तक आपको जाना पड़ेगा, न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ेगा, उसके अंदर प्रोटॉन को देना पड़ेगा। तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इससे अच्छा तो आप यही कर लो कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर लो, इजीली रिमूव कर लो। तो सिंपल कहानी है कि मुझे अगर किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो मैं उसको प्रोटॉन नहीं दूंगा, मैं क्या कर लूँगा, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लूँगा। उसी तरह अगर मुझे ये बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो क्या करूँगा, मैं प्रोटॉन नहीं लूँगा, मैं क्या करूँगा, उसको इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। तो सिंपल कहानी है, अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो वो बॉडी पॉजिटिव बनेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो प्रोटॉन जितने थे उतने ही रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपेयर ज़्यादा हो गए तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स देते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई बॉडी गेन करती है तो प्रोटॉन उतने के उतने रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो गया तो वो बॉडी क्या बन जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। सिंपल कहानी, ठीक है। तो बस इतना याद रखो। चलो नेक्स्ट, उसके बाद है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अभी समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन दिया भी जा सकता है, लिया भी जा सकता है। उसके अलग अलग मेथड क्या है। तो पहला है आपका फ्रिक्शन मेथड या उसको बोल लो रबिंग मेथड, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग दो चीज़ों को रब करें, जैसे एग्जांपल ये दो हाथ हम लोग रब करें, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ हीट जनरेट होती है। क्या होता है इधर, हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो उसी तरह किसी भी दो बॉडीज को आप ऐसे रब करोगे एक दूसरे से तो बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उस रीजन से क्या होता है, वहाँ पे हीट जनरेट होती है। और ये जो हीट होगी, एनर्जी जनरेटेड व्हाइल रबिंग कैन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये जो हीट जनरेट हुई है किसी एक बॉडी के आउटर इलेक्ट्रॉन को खींच के दूसरी बॉडी को दे देगी। तो सिंपल कहानी है, दो बॉडी को रब किया, एनर्जी जनरेट हुई, वो एनर्जी एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन को उठा के दूसरी एनर्जी के बॉडी में, दूसरी बॉडी में पटक देगी। कुछ भी नहीं करना, सिंपल है। एनर्जी जनरेट होगी, यहाँ से उठ के इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा। तो अभी आपको क्वेश्चन ये भी होगा कि कौन सी बॉडी का इलेक्ट्रॉन किस बॉडी पे जाएगा। क्या छोटी बॉडी का इलेक्ट्रॉन बड़ी बॉडी पे जाएगा या बड़ी का इलेक्ट्रॉन छोटी पे जाएगा। तो सिंपल है, उसके अंदर कोई ऐसा रूल नहीं है, साइज डिपेंडेंट नहीं है। विच एवर बॉडी हैज, जो भी बॉडी के पास लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दूसरी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लो कि ए है आपका और ये है आपका बी बॉडी। मैंने बोला कि मैंने दोनों को रब किया, अभी मैंने सरफेस देखा, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि सरफेस स्मूथ है, पर कोई भी बॉडी आप ले लो, जितना भी स्मूथ लग रहा हो, पर उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जनरेट होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन जनरेट होगा रब करने से एनर्जी जनरेट होगी, तो मान लो कि ए के इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड है। क्या है आपकी? लूजली बाउंडेड है। तो जिसके भी इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होंगे वो बॉडी को छोड़ के कहाँ पे चले जाएंगे? सामने वाली बॉडी। मान लो कि इधर चले गए, तो अभी जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। सिंपल कहानी, रूल तो वही अप्लाई होगा। इलेक्ट्रॉन रिमूव होगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नेगेटिव। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ऐसा कोई रूल है नहीं, साइज डिपेंडेंट नहीं है। जिसके लूजली बाउंडेड होंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दूसरे को दे देगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फ्रिक्शन मेथड। दूसरा, चलो नेक्स्ट, टचिंग मेथड। टचिंग मेथड बोल लो या कनेक्टिंग मेथड बोल लो। इसके अंदर मेन बात ये है कि दो आइडेंटिकल स्फीयर है आपके पास, फॉर एग्जांपल एक और दो आइडेंटिकल स्फीयर है। आपको क्या करना है? दोनों को या तो कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करो या उसको एक दूसरे से ऐसे टच कर दो, कनेक्टिंग या टचिंग। तो क्या होगा कि जब हम लोग दोनों को कनेक्ट करेंगे, व्हेन टू आइडेंटिकल स्फीयर्स आर कनेक्टेड, द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन बोथ द स्फीयर्स। जो टोटल चार्ज होगा दोनों का मिला के चार्ज होगा वो दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि पहले पे Q1 दूसरे पे Q2, जब कनेक्ट किया तो दोनों का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा मिलके? Q1 प्लस Q2, और दोनों को वो टोटल का आधा आधा दे दो, यानी Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। तो आखिर में जो दोनों पे चार्ज होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों का सम डिवाइड बाय 2। इसको इजी एग्जांपल से समझ ले। इसके ऊपर मान लो कि +5 था, इसके ऊपर +3 था, तो टोटल जो होगा उसका आधा आधा, यानी Q डैश जो बनेगा आपका 5 + 3/2 यानी 4। कितना बनेगा? 4 बनेगा। उसी तरह माइनस भी हो सकता है, जैसे कि अगर ये -5 है और +7 ले, तो जो यहाँ पे जो टोटल बनेगा आपका आइडेंटिकल जो है स्फीयर्स, उसको टच किया, एक पे -5 है +7 है, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा? -5 + 7/2। तो ये बनेगा आपका -5 + 7 2/2 यानी प्लस। दोनों का मिला के जो हो रहा है उसका आधा आधा दोनों पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये है आपकी कनेक्टिंग मेथड। चलो उसके बाद इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या है? तो मान लो कि आपके पास दो न्यूट्रल स्फीयर्स, टू न्यूट्रल स्फीयर्स, हमें दोनों को एक दूसरे से टच करके रखना, यानी ये पूरा एक सिस्टम बन गया। ये पूरा एक सिस्टम बन गया, यानी इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में वो ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते हैं, चार्जेस एक दूसरे को दे सकते हैं। ठीक है, ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। आपको क्या करना है? एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड एक स्फीयर के पास लेके आना है। ये है आपका पॉजिटिव चार्ज रॉड, पॉजिटिव रॉड। जब हम लोग किसी स्फीयर के पास पॉजिटिव चार्ज रॉड को लेके आएंगे तो क्या करेगा? पूरी बॉडी का, ये दोनों है, दोनों की बॉडी है, ठीक है, पूरी बॉडी में से, पूरे सिस्टम में से नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, यानी अक्यूमुलेट कर लेगा इस तरह, और सारे पॉजिटिव को रिपेल कर देगा इस तरह। सिंपल बात है, आप किसी भी बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आ रहे हो तो पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो सारे नेगेटिव एक तरफ आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव सामने चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आप देखोगे उसको, तो अभी ये जो दोनों बॉडीज है उसके ऊपर अभी अलग अलग चार्जेस है, पर अभी सिस्टम पूरा एक ही बना हुआ है। ये सिस्टम का टोटल चार्ज अभी पहले जितना था उतना ही है, अभी तक हमने उसको सिस्टम को अलग नहीं किया। अभी क्या करना है आपको कि रॉड को इधर ही रहने दो और दोनों का सेपरेशन कर दो, दोनों को क्या कर दो? सेपरेट कर दो। जैसे ही आप सेपरेट करोगे, दोनों के बीच का कनेक्शन टूट गया, रॉड को हटाओगे तो अभी चार्जेस फैलना शुरू होंगे, यानी वो स्प्रेड होना शुरू होंगे, पर बीच का कनेक्शन तोड़ दिया है तो वो दूसरी बॉडी पे अभी वापस नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमने रॉड हटाया, ये कनेक्शन टूट गया बीच में से, तो इसका मतलब कनेक्शन तोड़ के रॉड हटाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉडी बन गई नेगेटिव, एक बॉडी बन गई पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपका हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है चार्जेस को एक तरफ इंड्यूस करना। क्या करना? उसको इंड्यूस करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद है अर्थिंग। चलो, अर्थिंग का मतलब क्या है कि आपके पास एक स्फीयर है न्यूट्रल, ठीक है, आप लेके आए उसके पास एक नेगेटिव रॉड। जैसे ही नेगेटिव रॉड लेके आओगे वो सारे पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव को रिपेल करेगा। अर्थिंग का मतलब है कि आप एक केबल ले लो, उसको अर्थ से कनेक्ट करो।
अर्थिंग का साइन ये है। जैसे घरों में होता है कि जैसे बिजली जब गिरती है तो घर के ऊपर एक ऐसे रॉड होता है लगा हुआ और नीचे ज़मीन की तरफ उसका वायर होता है पूरा ज़मीन के अंदर, तो जो भी चार्जेस गिरते हैं बिजली के साथ वो क्या हो जाएंगे, ज़मीन में सीधे के सीधे उतर जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ कैन स्टोर इलेक्ट्रॉन्स। अर्थ क्या कर सकती है, इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आपने जैसे ही कंडक्टिंग वायर को कनेक्ट किया नेगेटिव एंड ऑफ स्फीयर और अर्थ के साथ, तो बीच में कंडक्टिंग वायर क्या करेगा कि जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स थे उसको वो अर्थ की तरफ भेज देगा। सिंपल बात है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिंग वायर से क्या हो जाएंगे, अर्थ की तरफ हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग रॉड हटा ले इधर से भी तो ये जो बॉडी है आपकी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, क्योंकि जो सारे इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ पे चले गए, अर्थ में चले गए। उसका क्या कर दिया हमने, अर्थिंग कर दिया। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन याद रखना है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ है, तो स्फीयर टू अर्थ। और आपको एक चीज पता होगी, 10th के अंदर आपने शायद पढ़ा होगा या फिर ऑलरेडी कहीं पे पढ़ लिया होगा कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि डायरेक्शन ऑफ करंट का जो फ्लो होगा अर्थ टू स्फीयर, इसको याद रखना, करंट का जो फ्लो होगा अर्थ टू स्फीयर, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्फीयर टू अर्थ, करंट का फ्लो अर्थ टू स्फीयर, ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे जो हमारा स्फीयर था वो क्या बन गया, चार्ज हो गया। तो इसको बोलेंगे चार्जिंग बाय अर्थिंग। अर्थिंग करके भी हम लोग उसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, तो उसके बाद आप देख लो कि अगर हम लोग पॉजिटिव एंड को अर्थ करेंगे, अर्थिंग का मतलब अभी समझ लो कि पॉजिटिव एंड अर्थिंग कर दिया, यानी मान लो कि हम लोग क्या लेके आए, पॉजिटिव रॉड लेके आए, नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिव को रिपेल कर दिया। अभी हम लोग अगर अर्थिंग करते हैं पॉजिटिव एंड का अर्थ के साथ, क्या करना है, पॉजिटिव एंड का अर्थिंग करो। तो जैसे ही पॉजिटिव एंड का अर्थिंग किया, अभी आपको समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज तो अर्थ में नहीं जा सकते, अर्थ में क्या जा सकता है, इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो अभी उल्टा होगा, इलेक्ट्रॉन्स अभी क्या करेंगे, अर्थ में से स्फीयर की तरफ फ्लो होंगे और ये सारे पॉजिटिव को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो हमारा जो स्फीयर था वो क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से वो स्फीयर बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से स्फीयर में जा रहा है और फ्लो ऑफ करंट जो हो रहा है स्फीयर से अर्थ की तरफ, दोनों का फ्लो जो होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये वाला आपको याद रखना है, ये वाली बात शायद बुक में नहीं बताई होगी। ठीक है, चलो तो चलिए अभी आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। चार्जेस के अंदर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना है। तो पहला क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी किसी भी बॉडी के पास अगर अलग अलग चार्जेस है, अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्जेस है, तो उसको ऐड कैसे करेंगे। तो सिंपल है कि किसी भी चार्ज को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उसका सीधा अलजेब्रिक सम कर देंगे, यानी उसको रियल नंबर की तरह ट्रीट करेंगे। तो समझ लो कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, उसके ऊपर कुछ चार्जेस है, जैसे कि पॉजिटिव Q1, नेगेटिव Q2, पॉजिटिव Q3, नेगेटिव Q4। तो इसका नेट चार्ज क्या बनेगा, तो ये बनेगा Q नेट, जो बनेगा आपका अलजेब्रिक सम Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। तो बस सिंपल बात है कि अलजेब्रिक सम उसका कर लेंगे, सीधा क्या कर लेंगे, उसका अलजेब्रिक सम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर इसको एग्जांपल से समझ लें कि मान लो कि एक बॉडी के पास +4 -3 +6 -2 इस तरह का कुछ चार्ज है, तो उसका नेट चार्ज क्या बनेगा, तो वो बनेगा +4 -3 -2 +6 10 -5, ये बन जाएगा +5। तो अलजेब्रिक सम आपको करना है, सिंपल बात है। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखनी है कि उसका यूनिट क्या है। चार्ज का जो यूनिट है कूलम, उसको नोट करेंगे कैपिटल C से। चार्ज का यूनिट क्या है आपका, कूलम है, यानी अगर मैं इसको +5 लिख रहा हूँ तो ये मुझे नंबर मिला है, उसका कूलम कितना होगा मैं आपको अभी आगे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है कि चार्ज को आप अलजेब्रिक सम से ऐड कर सकते हो नंबर की तरह। दूसरा, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि समझ लो कि दो बॉडी का बना हुआ एक सिस्टम, ये हो गई आपकी पहली बॉडी, ये हो गई आपकी दूसरी बॉडी। ठीक है, चलो दोनों की अगर बात करें तो इसके ऊपर मान लो कि +5 का चार्ज है, इसके ऊपर -3 का चार्ज है। सिस्टम का इनिशियल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, तो वो बनेगा आपका
+5 - 3 तो वो बनेगा 2। कितना बनेगा 2, ठीक है। अभी आप सुनो कि हमने आगे पढ़ा कि टचिंग मेथड या कनेक्टिंग मेथड से क्या होता है, तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सुनो कि अगर मैंने उसको टच किया, अभी वही ऊपर वाले दो ही समझ लो आप लोग कि जो ऊपर ये दो थे वही की बात यहाँ पे चल रही है, वही समझ लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके ऊपर +5 थे, इसके ऊपर -3 थे, जब कनेक्ट करेंगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि Q डैश जो दोनों पे बनेगा 5 - 3/2 2/2 यानी 1। तो हर एक का चार्ज अभी नया कितना बनेगा, तो नया जो चार्ज बनेगा इसका +1, इसका भी कितना बनेगा +1। फाइनल चार्ज क्या बना सिस्टम का, तो वो भी क्या बन रहा है 1 + 1 यानी 2। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का मतलब ये है, सिंपल उसका मतलब अगर हम लोग समझे तो चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड, जैसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते थे वही बात है इधर, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली be transferred from one body to another। उसको बस हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर, उसको हम लोग जनरेट भी नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो लिखेंगे हम लोग कि इस तरह से चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड, वो क्या रहते हैं, ऑलवेज कंजर्व्ड रहते हैं, उसको ना हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। यानी अगर हम लोग यहाँ पे लिखे ये सिस्टम के लिए, तो सिस्टम का जो इनिशियल चार्ज था वही सिस्टम का क्या बनना चाहिए, फाइनल चार्ज। तो बस कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का मतलब है सिस्टम का टोटल चार्ज ऑलवेज क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, जिसको क्या बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो सिंपल है, ठीक है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चलो उसके बाद है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो मान लो कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आपको चार्ज पूछा जाए, ठीक है, आपको चार्ज पूछा जाए कि कितना है। सबसे पहले तो चार्ज कैसे आता है, तो आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉन लूज करने से या इलेक्ट्रॉन गेन करने से, ठीक है। अगर बॉडी के पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव है तो वो चार्ज नहीं हो सकती, ठीक है। अभी मान लो कि हमने किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग 0.5 या 1.5 इलेक्ट्रॉन दें, ये वाली बात पॉसिबल नहीं। या तो हम लोग उसको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन देंगे। यानी हम लोग जब उसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो इंटीजर नंबर में होगा। क्या होगा, इंटीजर नंबर। यानी जो बॉडी पे चार्ज आएगा वो इंटीजर नंबर ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हम लोग लिखेंगे कि जो चार्ज है, एनी चार्ज कैन ओनली एग्जिस्ट इन द इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट चार्ज ई। यहाँ पे ई को हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज माना है, दोनों का क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो अगर मान लो कि किसी भी बॉडी की बात की जाए, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, ये बॉडी की बात कर ले, ये बॉडी है, वो अभी न्यूट्रल है, ठीक। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसके ऊपर पहली बात तो क्लियर है कि पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो चार्ज कितना आएगा, तो वो चार्ज आएगा Q = NE के बराबर। N यानी कितने, क्या हुआ, नेट नंबर ऑफ चार्ज। 2 प्रोटॉन उसके अंदर एक्स्ट्रा बढ़ गए, पहले 10 थे दोनों, समझ लो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो अभी 10 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जो नेट चार्ज है पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, तो 2 पॉजिटिव में और एक का नंबर क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻19, ये बनेगा 3.2 × 10⁻19 कूलम। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई के बराबर, जहाँ पे ई की वैल्यू आपको याद रखनी है 1.6 × 10⁻19। अभी वो नेगेटिव भी हो सकता है बॉडी का चार्ज। कैसे, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो चार्ज क्या होगा, -Ne। यानी अगर हम लोग इन शॉर्ट लिखे तो बॉडी का चार्ज जो होगा ±Ne के बराबर। कितना होगा, ±Ne के बराबर। सिंपल है, ±Ne। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो -Ne, लूज कर रहा है तो +Ne। तो बस इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्जेस होगा, ठीक है। चलो इसका एक एग्जांपल देख ले अगर हम लोग, कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोले कि एक बॉडी है जिसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन है, जिसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, तो इसका नेट चार्ज कितना होगा। सबसे पहले आप लोग लिखो कि नेट चार्ज कितना होगा, तो सुनो Q नेट कितना होगा,
पहले नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, तो उसको हम लोग लिख दे माइनस एन ही होगा। रीज़न क्या है, नेट क्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। ठीक है, तो चलो माइनस एन कितना 1, नंबर कितना है 3 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, तो एक एक्स्ट्रा जो नेट चार्ज बचा इंटू ई की वैल्यू 1.6 × -19, इसका आंसर बनेगा -1.6 × -19। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपको ये दिया है कि उसके ऊपर फॉर एग्जांपल अभी दूसरा शायद बुक में दिया है ये वाला, n1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, n1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, n2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है +e, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट चार्ज बनेगा Q = प्रोटॉन की वजह से +ne, इसको n1e बोलेंगे, n1 नंबर है, और इलेक्ट्रॉन की वजह से -n2e, तो ये चार्ज बनेगा en1 n2। नेट चार्ज जो बनेगा आपका दोनों की वजह से बनेगा कितना, प्रोटॉन का +n1e, इलेक्ट्रॉन का -n2e, तो नेट चार्ज बन जाएगा en1 n2। तो इसी तरह से आप कुछ भी नहीं करना, जितने नंबर ऑफ चार्जेस है उसको n और e की वैल्यू आप 1.6 × 10⁻19 कूलम रख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद आता है आपका मेन क्वेश्चन, थियोरेटिकल डेरिवेशन वाला है थोड़ा सा, कूलम्स लॉ। उसके दो फॉर्म है, स्केलर फॉर्म अलग चीज़ है, वेक्टर फॉर्म अलग चीज़ है। ठीक है, तो उसको हम लोग पहले लॉ लिखेंगे। सबसे पहले क्यों यूज़ किया जाता है, तो फोर्स बिटवीन 2 चार्ज बॉडीज, कोई भी दो चार्ज बॉडीज या पार्टिकल के बीच कितना फोर्स लगेगा वो कैसे, कौन से लॉ से पता चलेगा, कूलम्स लॉ से पता चलेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है उसका कि इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्ज्ड बॉडीज इज डायरेक्टली proportional to the charge quantity and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी मान लो कि आपके पास दो बॉडीज हैं, एक चार्ज इधर है, एक चार्ज इधर, ये मान लो कि Q1 है, ये मान लो कि Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो R। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच पे वो होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज क्वांटिटी, यानी चार्ज के मैग्नीट्यूड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नीट्यूड लेना आपको, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं करनी, वैल्यूज की बात करनी है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होगा, चार्ज क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे अगर दोनों को मिलाया जाए तो आपका ये बनेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। किसी भी दो Q1 Q2 चार्ज बॉडीज को अगर R डिस्टेंस पे रखा है तो कितना फोर्स लगेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 क्वांटिटी चार्ज क्वांटिटी अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि 1/4πε0, 4π तो समझ में आ रहा है, ε0 क्या है, तो हियर ε0 इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, यानी अपने अंदर कोई मीडियम जो होगा, सुनो कि कोई भी दो चार्ज है उसके बीच में कोई मीडियम है, तो वो मीडियम क्या करेगा कि वो फोर्स को रेजिस्ट करेगा, वो फोर्स को अपने अंदर परमिट कर लेगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे नहीं लगने देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ε0 है
वैक्यूम यानी फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, उसकी कुछ वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12। इसका अगर आप लोग यूनिट निकालोगे इधर से, एप्सिलॉन 0 को सब्जेक्ट बनाओ, ऊपर एप्सिलॉन 0 को अगर आप लोग यहाँ से सब्जेक्ट बनाओगे, Q1 Q2 जो आपका बनेगा उसका यूनिट कूलम स्क्वायर, नीचे जो आपका बन रहा है यहाँ पे मीटर स्क्वायर और ये न्यूटन नीचे आएगा, तो इसका यूनिट बनेगा नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैल्यू आपको याद रखनी है, क्या हो रही है 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखते हैं फ्री स्पेस के लिए, तो यहाँ पे बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, वो आपका बनेगा स्मॉल के बराबर। यानी आप लोग फ्री स्पेस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह क्या लिख सकते हो, स्मॉल के लिख सकते हो, जिसकी वैल्यू आप पुट करोगे 4 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, एप्सिलॉन 0, तो वो मिलेगा 9 × 10⁻9, और उसका यूनिट होगा एप्सिलॉन 0 का रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, तो वो बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। के की वैल्यू भी आपको याद रखना है, और इसको याद रखना वैक्यूम के लिए ही अप्लाई करना है 9 × 10⁻9, क्योंकि एप्सिलॉन 0 जो है फ्री स्पेस की ही परमिटिविटी होने वाली है। ठीक है, अभी दूसरी बात, अगर ये चार्जेस को किसी मीडियम में रखा, नेक्स्ट अगर ये चार्जेस को किसी मीडियम में रखा, इफ चार्जेस आर केप्ट इन अदर मीडियम, जैसे कि ये दोनों चार्जेस की बात कर ले, 1 2, दोनों को जब हम लोग रखते हैं आर डिस्टेंस पे, तो मान लो कि बीच में कोई मीडियम, मान लो कि बीच में कोई मीडियम एयर का या ऐसा कोई मीडियम, ठीक है, तो यहाँ पे जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था पहले, उसको हम लोग अभी परमिटिविटी मीडियम की लेनी पड़ेगी। मुझे यहाँ पे जो फोर्स मिलेगा वो मिलेगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। वही चार्जेस की बात चल रही है Q1 और Q2। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, क्या है, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। तो भी आप खुद सोचो कि परमिटिविटी जो है यानी फोर्स जो है परमिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो फोर्स कम लगेगा, परमिटिविटी कम होगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। अभी आप खुद बताओ कि अगर मैं ये फोर्स की बात करूँ, अगर मैं ये फोर्स की बात कर रहा हूँ, मान लो कि इसको मैं बोल दूँ कि फोर्स इन अ मीडियम, और वो वाला जो फोर्स था उसको अगर हम लोग बोल दें कि फोर्स इन वैक्यूम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स इन वैक्यूम, यानी 0 मीडियम में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग दोनों को देखोगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा कि जो फोर्स होगा कहाँ पे ज़्यादा लगेगा, तो बीच में अगर मीडियम नहीं है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें कि फोर्स ऑफ वैक्यूम ऑलवेज ग्रेटर देन फोर्स इन मीडियम, पहली ये कंडीशन याद रखनी है। दूसरी बात, अगर फोर्स ज़्यादा है तो परमिटिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, F = 1/एप्सिलॉन 0। दोनों की बात करें तो दोनों में एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन का ही फर्क है, तो यहाँ पे जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा होगी उसका फोर्स कम होगा। मीडियम का फोर्स कम है तो परमिटिविटी क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर मैं परमिटिविटीज़ का रिलेशन लिखूँ तो एप्सिलॉन 0 लेस देन एप्सिलॉन, दोनों रिलेशन याद रखने। यानी अगर मैं फोर्सेस की बात करूँ तो फोर्स के अंदर आप देख पा रहे हो कि एप्सिलॉन जो है यहाँ पे फोर्स कम लगने का रीज़न क्या है, परमिटिविटी ज़्यादा होगी। फोर्स कम लगने का रीज़न क्या है, क्योंकि हमने Q1 Q2 तो सेम रखे हैं, डिस्टेंस भी सेम रखा है, 4 पाई भी वही है, पर फोर्स कम हुआ, रीज़न ये है कि परमिटिविटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे परमिटिविटी मीडियम की फ्री स्पेस से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सिंपली आपको ये रिलेशन भी याद रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ पे लगेगा, फ्री स्पेस में लगेगा। तो इसका मतलब सबसे कम परमिटिविटी किसकी है, फ्री स्पेस की है। याद रखना मिनिमम परमिटिविटी है फ्री स्पेस की हो सकती है। एप्सिलॉन 0 ऑलवेज लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन, यानी किसी भी मीडियम की परमिटिविटी से फ्री स्पेस की परमिटिविटी ऑलवेज कम होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेक्टर फॉर्म। अभी वेक्टर फॉर्म में क्या है, तो डायरेक्शन के साथ उसको दिखा दे। तो जैसे कि मान लो कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया पूरा, उसके अंदर 2 चार्जेस पड़े, एक है आपका Q1, एक है आपका Q2। चलो Q1 ओरिजिन से उसका पोजीशन वेक्टर मान लो कि आपका बन रहा है R1 और दूसरे का बन रहा है R2।
ये मान लो कि बन रहा है R1 वेक्टर, ये बन रहा है R2 वेक्टर। चलो अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों अगर पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को, आपको पता है क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, जॉइनिंग लाइन के ऊपर फोर्स लगेगा, एक के ऊपर इधर, दूसरे के ऊपर इधर। तो ये जो फोर्स लग रहा है फोर्स ऑन 1/2, और ये जो लग रहा है फोर्स ऑन 2/1। तो पोजीशन वेक्टर आप देखो कि ये जो पोजीशन वेक्टर है R1 से R2 की तरफ, यानी 1 से 2 की तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल लो उसको, तो ये होगा आपका R21 वेक्टर। आपको ऑलरेडी पता होगा कि आप 1 से 2 की तरफ गए तो डिस्प्लेसमेंट R2 माइनस R1 होगा, जिसको हम लोग लिखते हैं R21। ठीक है, उसी तरह अगर ऑपोजिट वेक्टर ड्रॉ किया जाए, अगर मैं उसको एक और वेक्टर यहाँ ऑपोजिट में दिखाऊँ, तो ये मेरा बनेगा R12 वेक्टर। दोनों क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है पर डायरेक्शन अलग अलग है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा R21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R12 वेक्टर। पहली बात ये हो गई कि डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर तो दिखा दिया हमने R1 R2, पर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 1 से 2 अलग, 2 से 1 वेक्टर अलग है, वैल्यू क्या है दोनों। अगर मैं लिखना चाहूँ F12 वेक्टर, तो देखो आपको फॉर्मूला याद रखना है लाइक चार्जेस के लिए। ठीक है, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस के लिए जो फॉर्मूला होगा K, वैक्यूम समझ लो दोनों के बीच, Q1 Q2 वो तो आएगा ही, नीचे जो स्क्वायर आएगा R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R12 की डायरेक्शन। आप खुद देख लो कि जो F12 लग रहा है क्या वो R12 की डायरेक्शन में है, तो हाँ R12 की डायरेक्शन में कौन है, F12। उसी तरह F21 देखो वो किधर है, R21 की डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो बन जाएगा आपका F21 का फॉर्मूला K Q1 Q2, नीचे क्या बनेगा R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R21 की डायरेक्शन। सिंपल है, अगर आप लोग जो सीक्वेंस यहाँ पे लिख रहे हो, सिंपल इसको याद रखने का तरीका, जो सीक्वेंस इधर है वही सीक्वेंस में डायरेक्शन आएगी। पॉजिटिव है तो आगे कोई साइन नहीं आएगा, पॉजिटिव साइन है। ठीक है, क्या है, पॉजिटिव। अगर अनलाइक की बात की जाए, अगर अनलाइक की बात की जाए तो अनलाइक में क्या होगा कि जो पोजीशन वेक्टर है वो तो सेम ही रहेंगे, पर आपके जो चार्जेस के बीच फोर्सेस लग रहे थे Q1 Q2 ये माइनस हो गया, तो जो डायरेक्शन है अभी ऑपोजिट हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका F12, ये हो जाएगा आपका F2। तो अब आप ऊपर वाले से उसको कंपेयर करो तो पोजीशन वेक्टर तो आपके यही रहेंगे R21 R12, पर फोर्सेस जो है आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे अगर मैं अनलाइक चार्जेस के लिए लिखूँ, अनलाइक चार्जेस के लिए लिखूँ, तो वो आपका बनेगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2। अभी नीचे तो आपको मैग्नीट्यूड ही लेना है, तो आप R12 का ले लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन होगी माइनस R12 की डायरेक्शन, यानी एक्चुअली में वो R21 के डायरेक्शन में हो रहा है, R21 के डायरेक्शन में हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, माइनस R12। यानी आप देख लो इधर कि अगर मैं यहाँ पे पोजीशन ड्रॉ करूँ, ये बन रहा है मेरा R21, और अगर ऑपोजिट में ड्रॉ करो तो ये क्या बनेगा, R12। तो अभी आप देखो यहाँ पे कि जो F12 है वो R21 की डायरेक्शन है, पर मैं उसको माइनस R12 की डायरेक्शन बोल सकता हूँ। मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, माइनस R12 की डायरेक्शन बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही लिखा है कि R21 जो है आपका माइनस R12 के बराबर। दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो मेरा जो अभी नीचे वाला वेक्टर बन रहा है, नीचे वाला जो मेरा वेक्टर बन रहा है कौन सा, F12, उसको मैं या तो लिखूँ R21 की डायरेक्शन या तो लिखूँ माइनस R12 की डायरेक्शन। मैंने क्या चूज़ किया, माइनस R12 लिखना, क्योंकि मुझे ये सीक्वेंस को फॉलो करते रहना है, मुझे वही सीक्वेंस में आंसर याद रखना है। ठीक है, तो उसी तरह अगर आपको पूछा जाए F21, तो वो बनेगा K Q1 Q2 R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R21 की डायरेक्शन पर ऑपोजिट। आप देखो आप क्या बन रहा है इधर, F21 जो है वो R21 की डायरेक्शन में नहीं है, वो कहाँ है, R21 की ऑपोजिट डायरेक्शन, R21 की ऑपोजिट डायरेक्शन। तो सिंपल है, आप जो सीक्वेंस यहाँ पे लिख रहे हो वही सीक्वेंस पीछे लिखनी है चारों फॉर्मूलाज के अंदर।
बस आप इतना याद रखो कि अनलाइक के लिए आप आगे बस क्या ऐड कर दो, माइनस। अनलाइक के लिए आप आगे बस आप क्या ऐड कर दो, माइनस। अनलाइक में आप यहाँ पे माइनस रख दो, आपका आंसर क्लियर, वही सीक्वेंस फॉलो हो जाएगा। तो ये हो गया आपका स्केलर फॉर्म ऑफ वेक्टर एडिशन, सॉरी स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वहाँ पे क्या करना है, तो आपको डायरेक्शन के साथ दिखाना है कि कौन से वेक्टर की डायरेक्शन में है, R21 या R12, F21 है, F12 है, तो सारे वेक्टर की डायरेक्शन के साथ आपको उसको दिखाना है। तो यहाँ पे अगर आप फोर्सेस को कंपेयर करेंगे तो वो तो सेम ही मिलेंगे, ठीक है। फोर्सेस को अगर कंपेयर करेंगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन क्या है आपकी ऑपोजिट। ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो ये खत्म हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स।